नाउ बात करते हैं हमारे लर्निंग पॉइंट की कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, रिसीविंग एंड लेबलिंग, फिक्सेशन, ग्लॉसिंग, डीकैल्सिफिकेशन, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेजनेशन और भी ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। टिश्यू प्रोसेसिंग, द टिश्यू प्रोसेसिंग इज द हार्ट ऑफ एनी टिश्यू। टिश्यू प्रोसेसिंग जो है वो किसी भी टिश्यू के लिए एक हार्ट है। मतलब कि आपने अगर टिश्यू प्रोसेसिंग अच्छे से करी है तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। ये हम किसके लिए करते हैं? टिश्यू प्रोसेसिंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। किसी भी ऑर्गन के अंदर से हम टिश्यू को रिमूव करते हैं और जो भी इंफेक्टेड एरिया है उसको हम डायग्नोस करते हैं। द टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम टिश्यू को रिमूव करते हैं। जैसे कि कोई भी सर्जिकल के द्वारा हमने टिश्यू को रिमूव किया है बॉडी से। तो जैसे कि बायोप्सी है, तो बायोप्सी रिमूविंग अ पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम लिविंग पर्सन। जो लिविंग पर्सन, जब हम ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर जो है उस टिश्यू को रिमूव करता है बॉडी से, तो वो क्या हो गया? लिविंग पर्सन से निकाला, तो वो हमारा हो गई बायोप्सी। ऑटोप्सी, रिमूविंग अ लार्ज टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम डेड बॉडी। यानी कि हमें ऑर्गन या टिश्यू को अगर डिसीज को डायग्नोसिस करना है आफ्टर डेट, तो फिर डॉक्टर उसमें से ऑर्गन या टिश्यू को निकालेगा बॉडी से और फिर उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। तो ये डेड बॉडी से जो रिमूव कर रहे हैं उसे हम ऑटोप्सी कहेंगे और लिविंग पर्सन से जो रिमूव कर रहे हैं उसको हम बायोप्सी कहेंगे। प्रिंसिपल क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग का? तो द एम ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इज टू एम्बेड द टिश्यू इन सॉलिड मीडियम फाइन इनफ टू सपोर्ट द टिश्यू एंड अनेबल थिन सेक्शन टू बी कट एंड इन सॉफ्ट इनफ नॉट टू डैमेज द नाइफ और टिश्यू एंड बेटर माइक्रोस्कोपी। यानी कि इसका एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग का, कि ये जो हमारा टिश्यू है उसको हम एक सॉलिड मीडिया में एम्बेड करेंगे और उसका एक थीन सेक्शन कट करेंगे। नाइफ से माइक्रोटोम जो भी हम यूज करते हैं उसे एक थीन सेक्शन कट करेंगे ताकि हम उसकी बेटर माइक्रोस्कोपी कर सके और उसको डायग्नोस कर सके उस डिसीज को। इसलिए हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ सैंपल। जो भी सैंपल कोई और लेबोरेटरी से, हॉस्पिटल से हमारी लैब में आया है, तो हम सबसे पहले उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और उसका ओरिएंटेशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन करेंगे। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है द टिश्यू बी प्रॉपर्ली लेबल्ड सो अवॉइड एनी कंफ्यूजन। उसको हम लेबल कर देंगे, जो भी हमारा लेबोरेटरी नंबर रहता है उससे, हमारा जो भी रजिस्टर नंबर है उनसे, पेशेंट के नाम से, तो या फिर उसे एक स्पेसिफिक नंबर देके तो उसको लेबल कर देना है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के दो पेशेंट होते हैं, प्लस ये भी हो जाता है कि नाम तो एक है बट उनके फादर नेम या हस्बैंड नेम भी एक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उनको एक स्पेसिफिक नंबर देके रखना है। व्हेन द स्पेसिमेन इज रिसीव्ड गिव अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल नंबर, मैंने आपको बताया है। Properly complete histopathology requisition form containing patient name, sex, relevant clinical data, surgical finding, name of tissue submitted। हमें क्या करना है, जो हिस्टोपैथी पैथोलॉजी का जो हमारा रिक्विजिशन फॉर्म होता है उसको हमें पूरी तरीके से फिलअप करना है। उसमें नाम, एज, सेक्स, उसके रिलेवेंट का क्लिनिकल डाटा लिखना है, सर्जिकल फाइंडिंग लिखनी है और जो सबमिट करके जा रहा है टिश्यू को उसका भी, ताकि ताकि उसके डाटा को अगर हमको बाद में भी स्टोर करके रखना है तो हमारे पास प्रॉपर जो है वो प्रॉपर उसकी जानकारी हो। उसके बाद हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप्स फिक्सेशन के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। जब कोई सैंपल आता है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उसमें फिक्सेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, क्योंकि फिक्सेशन सबसे जरूरी है। क्योंकि फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू प्रिवेंट द टिश्यू फ्रॉम ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफैक्शन। फिक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो टिश्यू को ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफैक्शन से बचाता है। अगर ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से हमारा टिश्यू बचा रहा तो हम उसको बेटर डायग्नोस कर पाएंगे। ऑटोलाइसिस मतलब कि खुद के ही एंजाइम के द्वारा सेल का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। अगर सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, जो हमें जो भी बीमारी के बारे में डायग्नोस करना है। प्यूट्रिफिकेशन मतलब किसी भी बैक्टीरिया, फंगाई के द्वारा जो है सेल का डिस्ट्रक्शन होना, तो ये फिक्सेशन उसको बचा के रखता है। और फिल द टिश्यू सो दे विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम एंड शेप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके शेप में, टिश्यू के शेप में और साइज में, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी वॉल्यूम को बचाए रखना, उसके शेप को बचाए रखना। अगर उसके शेप में, वॉल्यूम में कहीं चेंज नहीं होगा तो भी हम बेटर डायग्नोस कर पाएंगे। द मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड इन लैब इज 10% फॉर्मेलिन। जनरली हम 10% फॉर्मेलिन यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे कि फॉर्मेलिन, इथाइल अल्कोहल, पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। वैसे फिक्सेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इन सब के ऊपर जो भी हम स्टेप पढ़ेंगे इन सब के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि क्योंकि सबके बारे में डिटेल में पढ़ना एक वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, तो इस फिक्सेशन का वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू मैन एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट है हमारा ग्रोसिंग। ग्रोसिंग भी बहुत जरूरी है, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर आप अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है तो कर सकते हो। ग्रोसिंग, द टर्म ग्रोसिंग मींस इंस्पेक्टिंग द स्पेसिमेन, डिस्क्राइबिंग एंड मेजरिंग द टिश्यू इफ नीडेड एंड सेक्शनिंग द टिश्यू टू बी प्रोसेस्ड फॉर डायग्नोसिस, ग्रोस सेक्शन दैट कंटेनिंग और सस्पेक्टेड ट्यूमर सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टिश्यू और ऑर्गन है, जैसे कि ये है,
तो इसमें जो इन्फेक्टेड एरिया है, इसमें हम मतलब 3-4 जगह से टिश्यू को छोटे छोटे पार्ट में इसमें से कट करके निकालेंगे, मीजर करके। तो ये पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप भी कर सकते हो। तो टिश्यू को हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इसको मीजर कर कट करके निकालेंगे। तो ये जो हमारा हमने टिश्यू निकाला है कट करके, तो ग्रॉस सेक्शन, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रॉस सेक्शन, जो कि कंटेनिंग है किससे, सस्पेक्टेड ट्यूमर सेल से कंटेन है, ठीक है। आफ्टर लेबलिंग विद सॉफ्ट लीड पेंसिल, टिश्यू प्लेस्ड इन स्मॉल प्लास्टिक कैसेट व्हिच होल्ड द टिश्यू। हमने ये कट कर लिया है, इसके बाद अपन इस पे जो पर्टिकुलर नंबर है उससे हम लेबलिंग कर देंगे। सॉफ्ट लीड पेंसिल, हमें जनरल पेंसिल नहीं यूज करना है या पेन नहीं यूज करना है, क्योंकि क्या होता है जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन, अल्कोहल और इनके द्वारा वो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। तो आपको उससे कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने 1-2 टिश्यू साथ में रखे हैं तो इसलिए हम जो डायमंड पेंसिल आती है वो यूज करेंगे, और उसके बाद में इसको प्लास्टिक कैसेट में रख देंगे, जो कि टिश्यू को होल्ड करके रखती है। मतलब एक छोटा सा बास्केट जैसा आता है इस टाइप का, उसमें हम टिश्यू को होल्ड करके रखते हैं, जो कि जब हमारी प्रोसेसिंग होती है तो ये पास्ट होता रहता है, टिश्यू इसमें ही रखा रहता है। नेक्स्ट स्टेप हमारी है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस डीकैल्सिफिकेशन हम कब करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम salt from the tissue like bone, teeth and other calcified tissue following fixation। डिकैल्सिफिकेशन की जरूरत हमें तब होती है जब हम कोई बोनी टिश्यू का यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे कि बोन, टीथ। अगर ऐसे टिश्यू है तो उनमें से वो क्या है, हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके कारण हमारा माइक्रोटोम की जो नाइफ है वो डैमेज हो सकता है जब हम टिश्यू की कटिंग करते हैं तब। तो इसलिए हमको उसमें से टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करना रहता है, जिससे कि वो टिश्यू जो है हमारा सॉफ्ट बन जाता है। तो डीकैल्सिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कैल्शियम, जिसमें से हम कैल्शियम को रिमूव करते हैं। साल्ट फ्रॉम लाइक बोन और टीथ, अदर कैल्सिफाइड फॉलोइंग फिक्सेशन के बाद द स्पेसिमेन इज सॉफ्ट इनफ टू एलो कटिंग विद माइक्रोटोम नाइफ, यानी कि जब हम कैल्शियम को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम के कारण ही हमारे बोन जो है वो हार्ड होते हैं, तो उसको रिमूव करने के बाद में हमारा टिश्यू क्या बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। तो हम जब माइक्रोटोम नाइफ से कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग जो है वो इजीली हो जाती है। डिकैल्सिफिकेशन में हम कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, एग्जांपल जैसे कि नाइट्रिक एसिड, HCl, गुडिंग एंड स्टेलवार्ट फ्लूइड। और भी इंपॉर्टेंट मेथड है डिकैल्सिफिकेशन में, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई है, तो वहां प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। नेक्स्ट स्टेप है हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप्स। टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप में कुछ स्टेप जो होती है वो हमारे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के द्वारा होती है, और कुछ हम मैन्युअल करते हैं। सारी प्रोसेस को आप मैन्युअल नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए अब एक मशीन आती है जिसके द्वारा आप टिश्यू प्रोसेसिंग की कुछ स्टेप में कुछ स्टेप जो होती है वो हमारे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के द्वारा होती है, और कुछ हम मैन्युअल करते हैं। सारी प्रोसेस को आप मैन्युअल नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए अब एक मशीन आती है जिसके द्वारा आप टिश्यू प्रोसेसिंग की कुछ स्टेप जो है जिसमें होती है, जैसे फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेजनेशन, बाकी की जैसे एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, ये हम मैन्युअल। तो इन सब स्टेप के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन मैंने आपको अभी बताया ही है कि फिक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रिवेंट करता है टिश्यू को फ्रॉम ऑटोलाइसिस एंड पिट्रिफिकेशन, और फिक्स द टिश्यू, दे विल नॉट चेंज देयर वॉल्यूम एंड शेप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। द मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड इन लैब इज 10% फॉर्मेलिन। और एग्जाम्पल जैसे कि ये फॉर्मेलिन हम ये रिएजेंट हम यूज़ करते हैं फिक्सेशन में। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसमें हम समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, हटाना। वो कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई है, तो हमको यहाँ पानी की कमी करनी है। तो डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम फिक्स टिश्यू बिकॉज वाटर इज नॉट मिजिबल विथ वैक्स। हमें क्या करना है, जो हमारा टिश्यू है उसमें से वाटर को रिमूव करना है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो हम पैराफिन वैक्स जब यूज़ करते हैं, आगे स्टेप में यूज़ करेंगे ब्लॉक बनाने के लिए, तो उस वैक्स के साथ ये वाटर जो है वो मिजिबल नहीं है, यानी कि सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए हमको इस पानी को निकालना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है हमारी, तो कैसेट आर पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इन अल्कोहल। हमारे जो कैसेट में जो टिश्यू रखा हुआ है उसको हम पास करेंगे। ऑटोमेटेड में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इसमें हम टिश्यू को पास करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन में इन अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एसीटोन, डायक्सोन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल यूज़ करते हैं तो जैसे कि ये हमारा टिश्यू है, सबसे पहले हमने 70% में रखा,
फिर हम हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे 80% में, फिर हम जाएंगे 90% में, फिर हम जाएंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल में, तब जाके हमारा वाटर जो है वो कम्प्लीटली टिश्यू में से रिमूव हो जाएगा। तो हमने टिश्यू में से वाटर को रिमूव कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारी स्टेप है इसमें क्लियरिंग। क्लियरिंग जिसे हम डी एल्कोहलाइजेशन भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी। सो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इन सब के बारे में मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, बट इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्लियरिंग और डी एल्कोहलाइजेशन, कई बार ये पूछा भी जाता है कि जैसे डी एल्कोहलाइजेशन इज आल्सो नोन एज, तो उसे हम क्लियरिंग भी कहते हैं। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वाटर इन द टिश्यू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल। तो हमने डिहाइड्रेशन के समय क्या किया, वाटर को रिमूव करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, एल्कोहल का। अब ये जो एल्कोहल है ये भी हमारे वैक्स के साथ मिजिबल नहीं है, ये भी हमारे वैक्स के साथ मिजिबल नहीं है, तो अब हमें एल्कोहल को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो दैट पैराफिन वैक्स इज नॉट एल्कोहल सॉल्युबल, वी रिप्लेस एल्कोहल विथ अ सब्सटेंस। तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा जो कि एल्कोहल को भी रिमूव कर दे और हमारे वैक्स के साथ भी सॉल्युबल हो। तो ऐसा रिएजेंट वो है हमारा ज़ाइलिन। तो हम कहाँ थे, सब्सटेंस इन विच वैक्स इज सॉल्युबल, वैक्स में सॉल्युबल हो। क्लियरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन डिहाइड्रिंग एजेंट इज नॉट मिजिबल विथ इम्प्रेजनेटिंग मीडियम, एम्बेडिंग मीडियम। क्लियरिंग हमें तब रिक्वायर्ड होती है जब हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो मिजिबल नहीं होता है एम्बेडिंग मीडियम के साथ में, इम्प्रेजनेटिंग मीडियम के साथ में। तो हमने अल्कोहल यूज़ किया है, तो वो अल्कोहल वैक्स के साथ मिजिबल नहीं है, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिएजेंट ज़ाइलिन, टोलुइन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएजेंट हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस एटलीस्ट 2 बाथ इन क्लियरिंग एजेंट फॉर 1 आवर। 2 बाथ की नीड हमें होती है क्लियरिंग एजेंट के लिए, लगभग 1 आवर के लिए। तो हमने क्लियरिंग भी कर दी है, यानी कि अल्कोहल को भी रिमूव कर दिया है। अब हमारे टिश्यू के अंदर क्या बचा है, ज़ाइलिन। क्या बचा है, ज़ाइलिन, जो कि वैक्स के साथ मिजिबल है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेजनेशन। क्या होगी, इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेजनेशन। इम्प्रेजनेशन का मतलब होता है मीन्स डिफ्यूज वैक्स इन द टिश्यू बाय रिप्लेसिंग द ज़ाइलिन। मीन्स वैक्स जो है वो ज़ाइलिन के अंदर क्या हो गया, डिफ्यूज़ होगा, सॉरी टिश्यू के अंदर डिफ्यूज़ होगा और ज़ाइलिन को रिमूव करेगा। जैसे कि ये हमारा टिश्यू है। चलो आगे मैंने इसकी इमेज लगा रखी है तो मैं उसमें आपको बता दूंगी, अभी इसको हटा दे। नेक्स्ट बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन की। इनफिल्ट्रेशन, क्लियरिंग एजेंट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टिश्यू बाय डिफ्यूज इन द सराउंडिंग मेल्टेड वैक्स। इनफिल्ट्रेशन मतलब कि जो क्लियरिंग एजेंट हमने यूज़ किया है ज़ाइलिन, उसको हम एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम टिश्यू से, हटाएंगे और डिफ्यूज़ करेगा वैक्स को, सराउंडिंग मेल्टेड वैक्स। प्रोसीजर इसकी क्या है, रिप्लेस ज़ाइलिन विथ पैराफिन, 2 बाथ इन मेल्टेड पैराफिन 1 आवर। एटलीस्ट 2 से 3 बाथ की हमें ज़रूरत होती है। और हम मेल्टेड पैराफिन वैक्स से यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तो वो कितना होगा, बिटवीन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। रिमूव ऑल बबल्स, उसके अंदर कोई बबल्स नहीं होने चाहिए जब हम उसको हीट करते हैं तब। नेक्स्ट इसमें हमारा है अमाउंट ऑफ वैक्स शुड बी 25 to 50 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। यानी कि जो हमारी टिश्यू का जो वॉल्यूम है, जो वैक्स की वॉल्यूम है वो हमारे टिश्यू से 20 से 50 गुना होने चाहिए, ताकि वो वैक्स जो है उसके अंदर अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाए। द टिश्यू प्लेस 3 चेंज इन वैक्स, एटलीस्ट 3 से चेंज जो है इसमें हमको नीड होती है। 8 to 6 आवर टाइम नीड फॉर इम्प्रेजनेशन के लिए कम से कम 8 से 6 घंटे लग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इमेज में बताया है कि ये जो हमने क्लियरिंग एजेंट यूज़ किया था ज़ाइलिन, जिसके अंदर ये टिश्यू रखा हुआ है, उसके बाद में ये पास्ट होगा कहाँ पे, हमारे वैक्स के अंदर, जहाँ पे ये ज़ाइलिन को जो क्लियर करेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम उसको इनफिल्ट्रेशन करेंगे ताकि बचा हुआ ज़ाइलिन भी रिमूव हो जाए। फिर एक बार और अगर हम बात करेंगे तो कम्प्लीटली जो है वो ज़ाइलिन रिमूव हो जाएगा और वैक्स उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर में जो स्टेप होती है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उसके बाद में एम्बेडिंग करेंगे, जो कि मैनुअल ब्लॉक बनाते हैं हम। पर एक बार मैं आपको जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर जो होती है वो भी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, प्लेस द सॉल्यूशन इन पैराफिन इन रिस्पेक्टिव बीकर्स ऑफ द इक्विपमेंट। इस तरीके से जो बीकर लगे हुए होते हैं, ठीक है, उन बीकर में हम जो पैराफिन रखा, सॉल्यूशन रखा हुआ होता है, फिक्सेटिव, क्लियरिंग एजेंट के लिए सब रखे हुए होते हैं, बीकर होते हैं सभी के।
इसमें हम टिश्यू को जो कैसेट होती है उसको रख देते हैं। टाइमिंग लीवर इज सेट एज 0 एंड द मशीन एट स्टार्टेड एट रिक्वायर्ड टाइम और द बास्केट विद द कैसेट ऑटोमेटिक चेंज पोजीशन। इसमें जो कैसेट रखी हुई होती है वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है जो टाइमर लगा हुआ होता है उसके हिसाब से। तो टेक बाथ इन डिफरेंट रिएजेंट कैप्ट इन बीकर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश डिहाइड्रेशन क्लियरिंग इन्फिल्ट्रेशन। इस तरीके से रखा हुआ होता है हमारा, जैसे ये क्लियरिंग के लिए है, ये डिहाइड्रेशन के लिए है। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक जो है उसमें उनके टाइम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। और इसका फाइनल डिप जो होता है वो हमारा वार्म पैराफिन में होता है। अभी जो लास्ट प्रोसेस देखी है हमारी वो क्या थी, हमारी इम्प्रेजनेशन और इन्फिल्ट्रेशन। और कैसेट आर ओपन नेक्स्ट डे मॉर्निंग फॉर एम्बेडिंग। उसके बाद हम कैसेट को ओपन करेंगे नेक्स्ट डे फॉर एम्बेडिंग के लिए। तो यह टिश्यू जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेस जो होती है वो इस तरीके से होती है। नेक्स्ट मैंने इसमें बताया है जैसे कि 70% हमने रखा सबसे पहले हम जैसे फिक्सेटिव के बाद में हमने डिहाइड्रेशन के लिए रखा है। तो इसमें हमने 70%, 80%, 95% और एब्सोल्यूट एल्कोहल के लिए। उसके बाद हम करेंगे क्लियरिंग डे एल्कोहलाइजेशन, तो उसके लिए हमने ज़ाइलिन यूज़ किया है। उसके बाद हम एटलीस्ट 3 बाद में हम उसको पैराफिन वैक्स में रखेंगे, वार्म पैराफिन वैक्स, जिसे हम इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेजनेशन कहते हैं। तो ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है हमारा एम्बेडिंग, जिसे हम कास्टिंग और ब्लॉकिंग भी कहते हैं। द इनफिल्ट्रेट एंड इम्प्रेजनेशन टिश्यू इज प्लेस्ड इन वार्म लिक्विड पैराफिन। जो हमारा वार्म लिक्विड पैराफिन होता है, इसमें ये जो एल मोल्ड मैंने इसमें बनाया है तो इस तरीके का होता है एल मोल्ड, जिसे हम ल्यूकॉट्स कहते हैं। तो इसमें हम क्या डालेंगे, जो हमारा वार्म लिक्विड पैराफिन है इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारा इम्प्रेजनेट और इनफिल्ट्रेट टिश्यू जो है उसको इसमें रखेंगे। रखने के बाद में इसको जब हम कूलिंग करवाते हैं, आफ्टर कूलिंग, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाता है। जब इसको हम हटा लेते हैं इस एल मोल्ड को तो हमारा एक ब्लॉक बन जाता है। इसके अंदर से हम ब्लॉक निकालते हैं ना, तो वो एक ब्लॉक बन। लिक्विड्स एल पीस की बात करें तो दे आर 2 एल पीस विच आर मेड ऑन मेटल, यूजली ब्रास। ये जो एल पीस दिख रहे हैं आपको, ये जो है वो मेटल के बने हुए होते हैं। इसकी प्रोसीजर की बात करें हम तो प्रोसीजर में पैराफिन वैक्स इज फर्स्ट मेल्ट 56 डिग्री सेल्सियस टू 58 डिग्री सेल्सियस एंड फिल्टर थ्रू कोर्स फिल्टर पेपर के द्वारा हम इसको फिल्टर कर लेंगे और हमें मेल्ट पैराफिन वैक्स मॉल्ट। इसके बाद में टिश्यू को इसमें प्लेस कर देंगे। मॉल्ट इज देन प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ कोल्ड वाटर और रेफ्रिजरेटर फॉर 10 to 20 मिनट के लिए। हम उसको कोल्ड वाटर में या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं इसको कूल करने के लिए, ताकि इसमें से उस ब्लॉक को हम निकाल सकें। When block are hard, they are removed from mold। अगर वो हार्ड हो जाए थोड़ा सा तो उस मोल्ड से हमको इसे रिमूव कर लेना है और इस तरीके का हमारा ब्लॉक बन जाएगा और इसी के अंदर हमारा क्या है, टिश्यू है। अब हमारा ब्लॉक बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सेक्शनिंग कर सकते हैं। सेक्शनिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, यानी कि ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक फॉर सरप्लस वैक्स इज रिमूव एंड एक्सपोज अ सूटेबल एरिया ऑफ टिश्यू फॉर सेक्शनिंग। यानी कि जैसे कि हमारा ये क्या है, हमारा 1 मिनट, ये क्या है हमारा, ये जो हमारा ब्लॉक है और हमारा टिश्यू यहाँ पे है। तो ये जो इसके ऊपर का वैक्स है ये इसको हमें हटाना होगा। तो सरप्लस वैक्स इज रिमूव्ड, तो वो हम ट्रिमिंग के द्वारा हटाएंगे और हमारा जो टिश्यू है वहाँ पे हमें पहुँचना है तो उसके लिए हम ट्रिमिंग करके उस वैक्स तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद में हम इसका सेक्शनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ट्रिमिंग करेंगे। आफ्टर ट्रिमिंग द टिश्यू कट इनटू द सेक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। जब हम ट्रिमिंग कर लेंगे हमारे टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद में हम उसकी सेक्शनिंग करेंगे। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, माइक्रोटोम की हेल्प से। फिक्स द ब्लॉक इन द ब्लॉक होल्डर ऑन द माइक्रोटोम नाइफ इन सच अ पोजिशन। जो हमारा माइक्रोटोम होता है, माइक्रोटोम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बना दूंगी। उसके बाद में हमने क्या किया, जो नाइफ है उसको हमने उसकी पोजीशन पे सेट कर दिया है और हमारे जो ब्लॉक है उसको भी ब्लॉक होल्डर में रख दिया है। सेट द माइक्रोटोम ऑन कटिंग स्टेट, कट सफिशिएंट सेक्शन इन 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद में हम माइक्रोटोम की हेल्प से एक थीन सेक्शन कट करेंगे। जैसे ही थीन सेक्शन कट होगा हमारा जो ये वार्म वाटर रखा हुआ है उसमें हम इसको इसमें फ्लोट करवाएंगे ऑन वार्म वाटर बाथ ऑन 15 मिनट के लिए, ताकि दैट हेल्प रिमूव जो रिंकल्स आए हैं हमने माइक्रोटोम से, इस तरीके से जो रिंकल्स आ जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम इसको वार्म वाटर बाथ में रखेंगे।
Then 15 minute picking up section on slide in achieved by immersing the slide with adhesive Meyer's egg albumin gelatin. यानी कि आफ्टर 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्लाइड है उस पर सेक्शन को जो भी है हमारा सेक्शन उसको लेंगे इमर्सिंग द स्लाइड विथ एडेसिव, यानी कि सब पहले हमें क्या करना है, जो मेयर्स है एक एल्बुमिन लगाना है, एडेसिव जिसे हम कहते हैं, या फिर जिलेटिन उसको लगाना है। उसके बाद में हम उस टिश्यू को उठा के हमारे इस स्लाइड पे रख देंगे। देन हम ड्राइंग करेंगे उसका। सेक्शन कैप्ट इन इंक्यूबेटर एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 60 मिनट, उसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब हमारा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया, हमने टिश्यू भी स्लाइड पे ले लिया, पर अब अभी भी हम स्टेनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीपैराफिनाइजेशन, यानी कि ये जो वैक्स है इसके ऊपर लगा हुआ है उस वैक्स को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा प्रॉपर स्टेनिंग के लिए। तो चलो अब हम वैक्स को रिमूव करते हैं, जिसे हम कहेंगे डीपैराफिनाइजेशन। जैसे कि वाटर को रिमूव करने के लिए हमने क्या कहा, डिहाइड्रेशन। एल्कोहल को रिमूव करने के लिए हमने कहा डी एल्कोहलाइजेशन। उसी प्रकार पैराफिन को रिमूव करने के लिए हम क्या कहेंगे, डीपैराफिनाइजेशन। डीपैराफिनाइजेशन इज टू रिमूव द पैराफिन इनटू द टिश्यू बिफोर स्टेनिंग। ये यहाँ पे थोड़ा सा हट गया है, तो ये बिफोर है, बिफोर स्टेनिंग से पहले हम क्या करेंगे, पैराफिन को रिमूव करेंगे। तो द स्लाइड आर डीपैराफिनाइज्ड बाय हाइड्रेशन स्टेप के द्वारा हम इसको डीपैराफिनाइज करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो द स्लाइड आर डीपैराफिनाइज्ड बाय, यहाँ पे हमारा आएगा जाइलिन, हम जाइलिन के द्वारा इसको डीपैराफिनाइज्ड करेंगे। तो फर्स्ट डीप द स्लाइड इन जाइलिन जार टू कंप्लीट रिमूव ऑफ पैराफिन वैक्स। पैराफिन को रिमूव करने के लिए हम जाइलिन का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम इसे जाइलिन को भी रिमूव करना है। तो जाइलिन को रिमूव करने के लिए हमने जो प्रोसेस यूज़ करी है उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन स्टेप। देन यूज्ड एल्कोहल फॉर रिमूव जाइलिन। जाइलिन को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एल्कोहल का यूज़ करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उधर हमने क्या लिया था, डिहाइड्रेशन में हमने लिया था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने सबसे पहले 70% 80%, तो वो असेंडिंग ऑर्डर था। इधर हम हाइड्रेशन के लिए हम क्या लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। जस्ट अपोजिट है उसका कि हमने डिहाइड्रेशन के लिए हमने असेंडिंग लिया था और हाइड्रेशन के लिए हम ले रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में। इसको 90% में डिप करेंगे, फिर 80%, 70%, फिर 50%। इसमें हम इसको ज़्यादा देर तक डिप करके नहीं रखेंगे, 30 to 60 सेकेंड, एंड देन डिस्टिल वाटर। उसके बाद हम इसको डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, डिप करके निकाल लेंगे। मतलब डीपैराफिनाइजेशन के बाद हमने हाइड्रेशन भी कर लिया। उसके बाद हम करेंगे स्टेनिंग। स्टेनिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने स्टेनिंग अच्छे से करी है तो आप उसको बेटर डायग्नोस कर सकते हो। स्टेन द सेक्शन विथ रूटिन स्टेन हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, ये पीछे एन है और यहाँ पे सेक्शन है। स्टेन द सेक्शन विथ रूटीन स्टेन हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, जो कि एक रूटीन स्टेन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन मेथड, जिसमें हिमेटॉक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियर स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और इयोसिन जो है वो साइटोप्लाज्म के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, कोलेजन के लिए, मसल फाइबर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में यूज़ होने वाली हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेथड है। फर्स्ट स्टेन विथ हिमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन फॉर 15 मिनट। फर्स्ट हम हिमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन से इसको स्टेन करेंगे 15 मिनट के लिए। वॉश विथ रनिंग टैप वाटर, डीप द स्लाइड इन 0.5% HCl, फिर रिंस विथ टैप वाटर 30 to 60 सेकेंड। देन हम इसको डीप करेंगे स्लाइड इन डाइल्यूट अमोनिया वाटर में, फिर वॉश कर लेंगे इन टैप वाटर एंड रिंस 95% एल्कोहल। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। डिप द स्लाइड इन इयोसिन फॉर 10 to 60 सेकेंड एंड ड्रेन द सॉल्यूशन। और भी कई अलग अलग टाइप की स्टेनिंग यूज़ होती है जिसमें हम हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये सारे स्टेप हैं, आप इन सारे स्टेप को अच्छे से करें ताकि हमारी स्टेनिंग जो है वो अच्छे से हो और हम उसको बेटर डायग्नोस कर सकें। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग। अब फिर से हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा और उसकी क्लियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने स्टेनिंग में क्या किया है, वाटर के साथ उसको स्लाइड को मिलाया, तो हमारे टिश्यू के अंदर जो है वो वाटर जा चुका है, तो फिर से हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। तो हम बात द स्लाइड इन 70%, 90%, 100% फॉर 30 to 60 सेकेंड फॉर डिहाइड्रेशन।
वाटर को रिमूव करने के लिए हम वही जो पहले वाली प्रोसेस यूज़ करेंगे, बट इसमें हम उसको 30 to 60 सेकेंड के लिए डीप करेंगे। फॉर क्लियरिंग करेंगे, प्लेस द स्लाइड इन ज़ाइलिन 80 to 60 सेकेंड। यानी कि हमने वाटर को रिमूव करने के लिए अल्कोहल में डीप किया है, तो फिर से हम उसे अल्कोहल को रिमूव करने के लिए हम उसको ज़ाइलिन में डीप करेंगे 80 to 60 सेकेंड के लिए। देन हम फिर माउंटिंग करके माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। माउंटिंग में ड्रेन द एक्सेस ज़ाइलिन एंड माउंट विथ DPX और कनाडा बाल्सम विथ अ कवर स्लिप। जो एक्सेस ज़ाइलिन है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, फिर माउंट कर देंगे किससे, DPX से या फिर कनाडा बाल्सम से विथ अ कवर स्लिप यूज़ करेंगे उसके बाद में। देन हम फाइनल हमारी माइक्रोस्कोपी स्टेज पे आ जाते हैं। अब आप माइक्रोस्कोपी करके डायग्नोस कर सकते हो, एनालाइज द सेल्यूलर मार्फोलॉजी एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन टू डिड्यूस वेदर टिश्यू टू रीजन्स हैज़ एबनॉर्मलिटीज़ जो भी है टिश्यू के अंदर, वो आप कैंसर को डायग्नोस कर सकते हो। तो ये माइक्रोस्कोपी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में डिस्कस किया। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।